इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आती है बच्चों के प्रिपरेशन में, सीईटी के ओवरऑल स्कोर कम आने में, उसका रीज़न है फिजिक्स। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जिस उम्र में सपने किसी और के आने चाहिए, बच्चों को उस उम्र में फिजिक्स के डरावले सवालों के सपने आते हैं, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज मैं डिकोड करने वाला हूँ वो 6 कॉमन डिजास्टर्स जिसकी वजह से बच्चा फिजिक्स में स्कोर कम करता है। वैसे ही आपको याद करना है सारे फॉर्मूले, और सिर्फ फॉर्मूले याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूले के डिफरेंट टर्म्स पता होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि पी क्या है, आपको मालूम चाहिए कि वी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है, और साथ में पता होना चाहिए कि इनका ऐसा यूनिट क्या होता है। बहुत जगह हॉपिंग करोगे तो मैं बताऊं शुरू में क्या होता है, बच्चे का बहुत जोश होता है। रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ता है वो 4 अलग अलग टीचर से, 4 अलग अलग किताबों से, और लास्ट के चैप्टर्स किसी किताब से नहीं। इसीलिए बहुत ज़्यादा वक्त अलग अलग हॉपिंग करने में मत बिताओ। एक क्लास, एक टीचर, एक नोट्स, एक टेस्ट सीरीज, एक भरोसा, इस पे हमेशा आपका फोकस होना चाहिए। हेलो एवरीवन, गणितज्ञ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। हम सबको पता है कि पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट आता है सीईटी में, और इस सीईटी के प्रिपरेशन में सबको पता है कि बच्चा मैथ्स तो करता ही है, और मैथ्स करने का रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा वेटेज का है, होना भी चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री ईजी होता है, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं, याद भी हो जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आती है बच्चों के प्रिपरेशन में, सीईटी के ओवरऑल स्कोर कम आने में, उसका रीज़न है फिजिक्स। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जिस उम्र में सपने किसी और के आने चाहिए, बच्चों को उस उम्र में फिजिक्स के डरावले सवालों के सपने आते हैं, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज मैं डिकोड करने वाला हूँ वो 6 कॉमन डिजास्टर्स जिसकी वजह से बच्चा फिजिक्स में स्कोर कम करता है, फिजिक्स जिसके लिए मुश्किल लगती है। और आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले लिविंग फिजिक्स फॉर लास्ट मंथ। एक्चुअली बताऊं, फिजिक्स में एक लॉ है कि करंट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अगर यहां से करंट आई जाएगा तो ये करंट इस रजिस्टर से नहीं जाएगा, बल्कि इधर से जाएगा, क्योंकि इधर में रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये जो है ना कि फिजिक्स का लॉ कि करंट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, बच्चों ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं, ये जिंदगी में सही है। बच्चों को पता है कि फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो वो क्या करता है, वो उसको टालते रहता है। वो कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, लास्ट के 2 महीने है ना, सब कर लूंगा। और ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि बच्चा फिजिक्स को लास्ट मंथ के लिए छोड़ देता है, जबकि उसे भी पता है कि लास्ट मंथ में सब शुरू होता है। बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस है, प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, और इस बार तो सीईटी भाई साहब पहला अटेम्प्ट जो है वो दिसंबर में ही होने वाली है, तो अब कब लास्ट छोड़ेंगे, ऑलरेडी जून चल रहा है। तो पहली गलती कि बच्चा जो है फिजिक्स लास्ट के लिए छोड़ देता है, और लास्ट में हाल क्या होता है, न माया मिला न राम। हाँ जी, नेक्स्ट गलती, सर नॉट क्रिएटिंग अ फॉर्मूला चीट शीट। बच्चों एक बात बताओ, पेपर के पैटर्न को समझो। आपको भी पता है कि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं भाई साहब, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि अलग अलग सवालों के लिए फॉर्मूला हम डिराइव करें? बिल्कुल नहीं है। मुझे एक बात बताइए, 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस डिराइव करने का फॉर्मूला टाइम नहीं है, तो लास्ट में क्या हेल्प करेगा? लास्ट में हेल्प करेगा हर चैप्टर का कम से कम एक फॉर्मूला शीट, जिससे पता हो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। फॉर्मूले भी मैं बताऊं, अगर फॉर्मूले भी याद कर लिया ना, और उस पर कम से कम एक सवाल की भी प्रैक्टिस कर ली, फिजिक्स में बच्चों अच्छा स्कोर हो सकता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मेन फॉर्मूला याद कर लिया, बाकी ड्राइव कर लेंगे। दोस्त, ये आईआईटी एडवांस पेपर नहीं है, ये हमारा सीईटी है। इसमें ज़्यादा मैटर करता है आपकी स्पीड। मुझे बताओ, हर बच्चे को पता होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सब पता होता है, बट वही अगर डेंसिटी के टर्म्स में लिखना हो तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इसी फॉर्मूला से डिराइव होता है पीएम इज इक्वल टू रो इंटू आर टी, इसी फॉर्मूला से डिराइव होता है पीवी इज इक्वल टू एन इंटू के टी। अगर आइडियल गैस इक्वेशन में डेंसिटी निकालना रहे तो ये यूज करेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहे ये यूज करेंगे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना रहेगा तो ये यूज करेंगे। है तो सेम ही, ये वाला इससे आता है, ये वाला भी इससे ही आता है, सबसे जरूरी यही वाला है। बट मुझे बताओ, अगर डेंसिटी पे कोई टर्म आ गया तो क्या यहां से यहां डिराइव करते फिरोगे क्या? हमारे पास इतना वक्त है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, लास्ट में हर चैप्टर के बाद लास्ट में फॉर्मूला चीट शीट जरूर बनाओ। फॉर्मूला आपके पास रेडी होने चाहिए, और हर टेस्ट के पहले वो फॉर्मूले एक बार देख के जाया करो। तुझे याद कर लिया है मैंने आयत की तरह, वैसे ही आपको याद करना है सारे फॉर्मूले। और सिर्फ फॉर्मूले याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूले के डिफरेंट टर्म्स पता होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि पी क्या है, आपको मालूम चाहिए कि वी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है, और साथ में पता होना चाहिए कि इनका ऐसा यूनिट क्या होता है।
मैं उस पर आगे आऊँगा कि कैसे बच्चों को परेशानी होती है यूनिट के कन्वर्जन में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तीसरा है इग्नोरिंग हाई यील्ड चैप्टर्स। देखो क्या होता है ना कि फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों को सबको पता होता है कि ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, बट फिर भी बच्चा वो नहीं पढ़ता क्योंकि वो कंपैरेटिवली उसको बाकी चैप्टर से डिफिकल्ट लगता है। जैसे कि एग्जांपल रोटेशनल डायनेमिक्स, भाई साहब हमारे स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, सर्कुलर मोशन भी है उसमें, रोटेशनल मोशन भी है, सवाल भी डिफिकल्ट है। लेकिन एक बात बताओ, 3-3 सवाल आते हैं उसमें। केटीजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 3 से 4 सवाल आते हैं इनमें। तो केटीजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, रोटेशनल डायनेमिक्स है, ऑसिलेशन है, और ऑसिलेशन अगर कर लिया तो वेव है, वेव के बाद वेव ऑप्टिक्स है, सब के सब एक सीक्वेंस में है। तो ये जो हाई यील्ड के चैप्टर्स हैं इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स में एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई, और इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसका वजह ये भी है कि बच्चों एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई, उसके बाद केटीजी, ये सब चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर वैसे हैं जो केमिस्ट्री में भी एग्जैक्टली वही है। मतलब पढ़ोगे एक जगह, फायदा मिलेगा 2 जगह। इसलिए ऐसे हाई यील्ड के चैप्टर्स इग्नोर करना भाई साहब महापाप होगी। अच्छा चलिए और बढ़ते हैं आगे हम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब बच्चा लास्ट में छोड़ता है ना तो उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं बचता। तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि मैं पढ़ाई करूँ, अभी मैं सवाल करूँ, मैं फॉर्मूला बनाऊँ, मैं नोट्स बनाऊँ, मैं फॉर्मूला रिवाइज करूँ, या मैं सॉल्व एग्जाम्पल देखूँ। और इन सब के चक्कर में, इन सारे ट्रैप में जो रह जाता है वही अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़रूरी सेगमेंट है फिजिक्स के लिए, और वो है 5 साल के, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर सीईटी क्वेश्चन ना करना। बच्चों मैंने खुद इस बार सीईटी एग्ज़ाम दी थी ये समझने के लिए कि फिजिक्स के सवाल आते कैसे हैं, और मैं डंके की चोट पर एक बात कहता हूँ, बच्चों फिजिक्स के सवाल रिपीट होते हैं। कई सारे सवाल देखो, मैंने ना राइट एंगल बैच में, ये जो राइट एंगल बैच है हमारा, ये एक्सक्लूसिवली है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। मैंने राइट एंगल बैच में पिछले 5 साल के सवाल सॉल्व किए हैं, एंड बिलीव मी कई जगह सवाल एग्जैक्टली रिपीट होते हैं विदाउट इवन चेंज द डेटा। तो बच्चों अगर आप अपनी प्रिपरेशन पर लास्ट छाप छोड़ना चाहते हो, एकदम लास्ट स्टैम्प बांधना चाहते हो, तो उसके लिए आपके लिए प्रीवियस 5 सालों के सवाल सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे इस बैच में तो सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, वीडियो सॉल्यूशन भी है कि अगर एक आध सवाल नहीं भी आपसे सॉल्व हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से है। आ रही बात समझ में? उसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और इसी रीजन की वजह से पहला वाला रीज़न है, मतलब जो होता है ना हम लास्ट में पढ़ेंगे, छोड़ देता है, डिफिकल्ट होता है, आलसपन दिखता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, नॉट फोकसिंग ऑन बेसिक्स एंड कन्वर्जन फैक्टर। एक बात बताओ, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा है कि सीजीएस यूनिट को कन्वर्ट करना होता है एसआई यूनिट में, बहुत बार, और इनमें छोटी छोटी बातें जो होती बच्चों को नहीं पता होती है। तो बच्चा फार्मूला याद रहता है, ट्राई करता है, सॉल्व नहीं होता है, बोलता है सर हमने सब पढ़ लिया, हमें सर फॉर्मूले भी याद हैं, बट सर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बच्चों यही है कि फंडामेंटल क्लियर नहीं है। उसे नहीं पता कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है। उसे नहीं पता कि 1 सीसी को जब भी कन्वर्ट करना होगा मीटर क्यूब में तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है। वो बच्चा बस फॉर्मूला याद कर लिया है, VRMS इज इक्वल टू √3RT/m0। जबकि अगर m0 जो है ये मोलर मास है, सबको पता है, बट ये हमेशा kg/मोल में है। तो अगर ऑक्सीजन कहीं है, बचा रखता है बस 32, और वैल्यू पुट करेगा ऑक्सीजन गैस की 32, जबकि यहां पुट करना है 32 10⁻⁻3। तो ये जो बेसिक कन्वर्जन फैक्टर है, ये सब बेसिक में प्रॉब्लम होने की वजह से। और बताओ ये क्या ठीक लास्ट मंथ में होगा क्या? इसके लिए कुछ चाहिए ना भाई साहब, बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बेसिक्स पे फोकस कीजिए। क्लास में शुरू से अटेंटिव रहो, पहले लेक्चर से ही ध्यान दो। और जीटा बैच हमारा उसी के लिए जिसमें हम पूरे चैप्टर को प्रॉपर डिटेल में पढ़ते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर हो गया, बेसिक फंडामेंटल्स हो गया, ये सब जानना जरूरी है, तभी सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भाई साहब ये बच्चा गलती कम से कम 12 के पहले 6 महीने में लगभग हर बच्चा करता है। एक किताब यहाँ से उठा ली, एक रेफरेंस बुक यहाँ से उठा ली, एक इस क्लास के नोट्स ले लिए, एक उस टीचर का यूट्यूब पे देखा, फिर वही दूसरे टीचर का देखा। भाई साहब सीईटी है, महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक की किताब, गीता, कुरान, बाइबल सब है आपके लिए। और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल जमा करना, बहुत ज़्यादा नोट जमा करना, इनसे कुछ नहीं होता है। एक टीचर, एक क्लास, एक नोट, एक टीचर, एक टेस्ट सीरीज, एक भरोसा, एक मंदिर, एक भगवान, एक काफ़ी आपके लिए। हाँ पहले चूज करो किससे पढ़ना है, किस किताब से पढ़नी है, किसका पढ़ाया समझ में आता है, और एक बार जब हो जाए
तो भाई साहब फिर सारे चैप्टर्स पूरा 12th का 11th का उसे ही पढ़ो। बहुत जगह हॉपिंग करोगे तो मैं बताऊं शुरू में क्या होता है, बच्चे का बहुत जोश होता है। रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ता है वो 4 अलग अलग टीचर से, 4 अलग अलग किताबों से, और लास्ट के चैप्टर्स किसी किताब से नहीं। इसीलिए बहुत ज़्यादा वक्त अलग अलग हॉपिंग करने में मत बिताओ। एक क्लास, एक टीचर, एक नोट्स, एक टेस्ट सीरीज, एक भरोसा, इस पे हमेशा आपका फोकस होना चाहिए। हाँ जी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बच्चों मुझे पता है मैथ्स बच्चा पढ़ता है सर 100 मार्क्स का है, 50% पूरा सीईटी का वेटेज है। केमिस्ट्री सर आसान है, याद हो जाती है, और सबसे मुश्किल क्या है सर फिजिक्स। डोंट सेटल फॉर टायर 3 कॉलेज बेसिकली बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ काइनेमैटिक्स और रोटेशनल डायनामिक्स। अब बस काइनेमैटिक्स या रोटेशनल डायनामिक्स आपको डर लगता था, इसीलिए आप कॉलेज में सेटल हो रहे हो, नीचे की कॉलेज में जा रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है ना। जब ऑलरेडी केमिस्ट्री और मैथ्स में इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत मेरे में भी कर ली दोस्त, है कि नहीं। और क्या करनी है, क्या अवॉइड करनी है, ये सब बातें मैंने बता दी हैं। और क्या अवॉइड करनी है जब ये पता है तो क्या करना है तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाता है ना। चलिए, सो ऑफ कोर्स आज ही फिजिक्स की किताब उठाइए, फंडामेंटल पे ध्यान दीजिए, शुरू से शुरू कीजिए। और अभी भी हमारे पास जो रिमेनिंग 6 महीने का वक्त है बच्चों, 6 महीने में फिजिक्स बहुत कुछ सही हो सकता है। बस शुरू कीजिएगा तो ABCD से। A फॉर एप्पल पढ़ने से पहले ABCD पहले पढ़ा जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए हाँ जी, अब मुझे बताइए जो जो ज़रूरी टॉपिक हैं, जैसे मैंने बताया रोटेशनल डायनामिक्स, KTG हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई हो गया, ऑसिलेशन हो गया, वेव हो गया, वेव ऑप्टिक्स, ये सब ज़रूरी टॉपिक हैं। इनमें से क्या ऐसा कोई चैप्टर है जो रिसेंटली आपके क्लास में हुआ है और आप चाहते हो कि मैं इस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ? अगर आपको ऐसा कुछ कहना है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। मैं उस चैप्टर के बारे में जो शॉर्टकट्स हैं, उसके फंडामेंटल्स कहाँ से आते हैं, या जो भी आपकी परेशानियां हैं आप लिख के बताओ, उस पर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्त, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सब जो फियर है ना, ये सिर्फ आपके मन में है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका फिजिक्स में हाईएस्ट स्कोर आता है, केमिस्ट्री और मैथ्स में उससे पीछे रहता है। ऐसे ही बच्चे हैं। ये डर सिर्फ आपके मन का है। डर को ख़त्म कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, फिजिक्स में शानदार स्कोर कीजिए, और उसके बाद जब तीनों सही रहेगा तो फिर बेस्ट कॉलेज के बेस्ट ब्रांच से मिलने से कौन मना कर सकता है। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, दूर ही दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। थैंक यू।